नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आप लोगों के अपने YouTube चैनल उत्तर पाठशाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड लैब असिस्टेंट और पर्यावरण पर्यवेक्षक का जो आपका एग्जाम है उससे रिलेटेड एमसीक्यू को लेकर आज के हम इस पूरे सेशन के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। और सिर्फ इसी एग्जाम के लिए नहीं, आप जिस किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें साइंस का पोर्शन पूछा जाता है तो आप सभी का भी इस सेशन के अंदर बहुत-बहुत स्वागत है। इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस की, जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोग इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ सभी जगह शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा सेशन को। और साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लेंगे। दोस्तों ये इस पूरी सीरीज का पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट हम लोग ने इस सीरीज के कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो जैसे ही ये सेशन खत्म होता है, आप उन सेशन को भी जरूर देखिएगा जो इससे पहले हमने कराए हुए हैं। और दोस्तों आप अपनी जो एनसीईआरटी की तैयारी है, यानी कि जो आपका लैब असिस्टेंट का जो आपका सिलेबस है, उसमें जो पार्ट 1 है यानी कि यूनिट फर्स्ट है, जिसमें आपसे क्लास 9th एंड 10th की साइंस पूछी जानी है, तो उससे रिलेटेड एनसीईआरटी एमसीक्यू हमने इससे पहले सीरीज में कंप्लीट कराए हुए हैं। तो अगर आप लोग एनसीईआरटी जो एमसीक्यू है वो देखना चाहते हैं तो आप हमारी एनसीईआरटी वाली सीरीज भी जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने जो सेशन है ये आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा और सभी लोगों ने सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लिया होगा। तो दोस्तों अगर इस सेशन की पीडीएफ की अगर मैं बात करूं तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जिसके माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और भी अगर आप किसी चीज की क्वेरी हमसे लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। लेजर प्रिंटर में किस तरह के लेजर का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन अर्धचालक लेजर, बी ऑप्शन एक्सोमर लेजर, सी ऑप्शन डाई लेजर और डी ऑप्शन आपका गैस लेजर। व्हाट टाइप ऑफ लेजर इज यूज्ड इन अ लेजर प्रिंटर? ए ऑप्शन सेमीकंडक्टर लेजर, बी ऑप्शन एक्सोमर लेजर, सी ऑप्शन डाई लेजर और डी ऑप्शन आपका गैस लेजर। तो आपने बताना है जो लेजर प्रिंटर होते हैं उनमें किस तरह के लेजर का प्रयोग किया जाता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो अर्धचालक लेजर होते हैं उनका प्रयोग जो है लेजर प्रिंटर में किया जाता है, यानी कि सेमी कंडक्टर लेजर आपका राइट आंसर हो जाएगा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सेमी कंडक्टर लेजर होगा। तो लेजर प्रिंटर में जो है अर्धचालक लेजर डायोड का प्रयोग किया जाता है। और जो लेजर प्रिंटिंग है इसकी शुरुआत अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका आंसर होना चाहिए 1969। तो 1969 से जो है लेजर प्रिंटिंग की शुरुआत हुई थी और इसमें जो लेजर प्रयोग की जाती है उसे अर्धचालक लेजर डायोड कहा जाता है, यानी कि सेमी कंडक्टर लेजर डायोड का इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र जो हैं वो शीतल क्यों होते हैं? ए ऑप्शन है अपने पास पहुंचने वाला सारा प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, बी ऑप्शन है उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कर देते हैं, सी ऑप्शन है प्रकाश भेदन नहीं होने देते हैं, डी ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। व्हाई आर व्हाइट क्लोथ्स कूलर देन ब्लैक क्लोथ्स? ए ऑप्शन एब्जॉर्ब्स ऑल द लाइट दैट रीचेज इट, बी ऑप्शन व्हाटएवर लाइट रीचेज देम दे रिफ्लेक्ट इट, सी ऑप्शन है डज नॉट फॉलो लाइट टू पेंटरेट, डी ऑप्शन है आपका कंप्लीटली कूल्स द सनलाइट। तो आपने अपना राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए बताना है। तो आपने बताना है जो काले वस्त्र होते हैं वो उनके मुकाबले जो श्वेत वस्त्र होते हैं यानी कि सफेद जो कपड़े होते हैं वो शीतल क्यों होते हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है जो कहता है उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है, यानी कि जो व्हाइट क्लोथ्स होते हैं, सफेद कपड़े होते हैं, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वो परावर्तित कर देते हैं, यानी कि वो जो भी प्रकाश उनके पास आता है उसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आसान क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को इसका आंसर पहले से पता होगा, जिन्हें नहीं पता था उन्हीं के लिए हाईलाइट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है ब्लू जोन, बी ऑप्शन है नॉन ल्यूमिनस जोन, सी ऑप्शन है ल्यूमिनस जोन और डी ऑप्शन आपका डार्क जोन। व्हाट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ अ गैस फ्लेम कॉल्ड? ए ऑप्शन ब्लू जोन, बी ऑप्शन नॉन ल्यूमिनस जोन, सी ऑप्शन ल्यूमिनस जोन और डी ऑप्शन आपका डार्क जोन। तो आपने बताना है कि जो गैस फ्लेम होती है उसका जो सबसे गर्म भाग होता है उसे क्या कहा जाता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नॉन ल्यूमिनस जोन उसे कहा जाता है। किसे? गैस फ्लेम का जो सबसे गर्म भाग होता है उसे ही क्या कहा जाता है?
नॉन ल्यूमिनस जोन उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साक्षुक प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग होते हैं, तो आपने वो रंग बताने हैं। ए ऑप्शन है लाल पीला नीला, बी ऑप्शन लाल हरा नीला, सी ऑप्शन लाल सफेद नीला, डी ऑप्शन लाल हरा पीला। व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स इन द विजुअल डिस्प्ले यूनिट? ए ऑप्शन रेड येलो ब्लू, बी ऑप्शन रेड ग्रीन ब्लू, सी ऑप्शन रेड व्हाइट ब्लू, डी ऑप्शन रेड ग्रीन एंड येलो। तो आपने बताना है चाक्षुष प्रदर्श जो एकक होता है उसमें प्राथमिक रंग क्या होते हैं। व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स इन द विजुअल डिस्प्ले यूनिट? और आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाक्षुष प्रदर्श एकक जो होता है उसमें प्राथमिक रंग जो होते हैं वो होते हैं आपके लाल हरा एंड नीला, यानी कि रेड ग्रीन एंड ब्लू आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राइमरी जो कलर्स होते हैं विजुअल यूनिट डिस्प्ले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है? ए ऑप्शन एल्कोहल, बी ऑप्शन पारद, सी ऑप्शन ईथर, डी ऑप्शन पानी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? ए ऑप्शन एल्कोहल, बी ऑप्शन मर्करी, सी ईथर, डी वाटर। तो आपने बताना है कि ऊष्मा का सुचालक इसमें से सर्वोत्तम कौन होगा। आपके पास चार ऑप्शन है, आपने अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी पानी, यानी कि पानी जो है ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक होता है। अल्कोहल पारद ईथर की अपेक्षा में जो है पानी जो है वो सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तार केबलों के स्थान पर प्रकाशिक तंतुओं का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? ए ऑप्शन है वे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, बी ऑप्शन है वे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करते हैं, सी ऑप्शन है उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती है, डी ऑप्शन है वे अधिक सस्ते होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वायर केबल्स बिकॉज? ए ऑप्शन दे प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, बी ऑप्शन दे डू नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, सी ऑप्शन दे डू नॉट रिक्वायर इनहेंसमेंट, डी ऑप्शन दे आर चीपर। तो आपने बताना है कि तार केबलों के स्थान पर जो है ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज क्यों किया जाता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ऑप्टिकल केबल्स होते हैं उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि दे डू नॉट रिक्वायर इनहेंसमेंट। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, दे डू नॉट रिक्वायर इनहेंसमेंट। दैट्स व्हाई जो है ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज किया जाता है हमारे वायर केबल्स की जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि प्रकाश के प्रक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन सूक्ष्मदर्शी, बी ऑप्शन दूरबीन, सी ऑप्शन स्पेक्ट्रोमीटर, डी ऑप्शन आपका फोटोमीटर। तो आपने बताना है इस राइट आंसर आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड टू स्टडी द डिस्पर्शन ऑफ लाइट? ए ऑप्शन माइक्रोस्कोप, बी ऑप्शन बाइनोकुलर्स या टेलीस्कोप, सी ऑप्शन स्पेक्ट्रोमीटर, डी ऑप्शन आपका फोटोमीटर। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, यानी कि प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए जो है स्पेक्ट्रोमीटर नामक जो उपकरण होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? ए ऑप्शन वाष्पीकरण, बी ऑप्शन वाष्पन, सी ऑप्शन विसरण, डी ऑप्शन आपका ऊर्ध्वपातन। By placing an open bottle of scent in a corner of a room, its fragrance is spread to all parts of the room. What is the reason for this? A ऑप्शन आपका evaporation, बी ऑप्शन आपका वेपोराइजेशन, डी ऑप्शन सी ऑप्शन आपका डिफ्यूजन और डी आपका ऑप्शन है सब्लिमेशन। तो आपने अपना राइट आंसर हमें बताना है। ये जो व्यावहारिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनमें आपको खास ध्यान देने की जरूरत होगी। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विसरण। विसरण के कारण ही जो होता है किसी कमरे में एक कोने में जो सेंट की खुली शीशी होती है उसकी खुशबू जो है वो पूरे कमरे के भागों में फैल जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी डिफ्यूजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा है। ए ऑप्शन गामा किरण, बी ऑप्शन यूवी किरण, सी ऑप्शन दृश्य प्रकाश, डी ऑप्शन आपका सूक्ष्म तरंग विकिरण। नेम द रेडिएशन एनर्जी विच हैज मिनिमम एनर्जी। ए ऑप्शन गामा रे, बी ऑप्शन यूवी रे, सी ऑप्शन विजिबल लाइट एंड डी ऑप्शन इज माइक्रोवेव रेडिएशन। तो आपने अपना राइट आंसर बताना है, उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताना है जिसकी न्यूनतम ऊर्जा है, और इस जो विकिरण ऊर्जा है उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूक्ष्म तरंग विकिरण जो है वो
एक विकिरण ऊर्जा होती है जिसकी ऊर्जा क्या है, न्यूनतम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, माइक्रोवेव रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इस कारण सामान्यतः बिना चश्मे के दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसकी आंखों में कहां पर फोकस होगा? ए ऑप्शन है आपका दृष्टिपटल रेटिना के पीछे, बी ऑप्शन दृष्टिपटल के सामने, सी ऑप्शन दृष्टिपटल के ऊपर और डी ऑप्शन आपका अंध बिंदु यानी कि ब्लाइंड स्पॉट के कारण। अ पर्सन wears glasses with concave lens. Because of this, where will the image of distant objects usually without glasses be focused in his eyes? ए ऑप्शन है behind the retina, बी ऑप्शन है इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, सी ऑप्शन अबाउ द रेटिना, डी ऑप्शन है ड्यू टू ब्लाइंड स्पॉट। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके, ये जो है आपके एग्जाम में बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन इनको माना जाता है। जो भी ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, ये एक हाईलाइटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दृष्टि पटल के सामने जो है वो प्रतिबिंब देखने के लिए मिलेगा, यानी कि इन फ्रंट ऑफ द रेटिना आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए एक हाईलाइटेड क्वेश्चन था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? ए ऑप्शन 2 8 10, बी ऑप्शन 2 6 8 4, सी ऑप्शन 2 8 8 2, सी ऑप्शन 2 10 8। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम विद एटॉमिक नंबर 20? ए ऑप्शन 2 8 10, बी ऑप्शन 2 6 8 4, सी ऑप्शन 2882, डी ऑप्शन 210 8। तो आपने बताना है परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2882 परमाणु का 20 परमाणु क्रमांक वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2882। और ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आई होप आप सभी लोगों को इसका आंसर पता रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका क्या कारण है? ए ऑप्शन आपका सोडियम की न्यून आयतन ऊर्जा, बी ऑप्शन पीले के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों को अवशोषित करने की उसकी क्षमता, सी ऑप्शन पीले रंग को उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का ऊर्ध्वपातन, डी ऑप्शन है आपका सोडियम परमाणुओं द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा का स्पेक्ट्रम के पीले क्षेत्र में उत्सर्जन। सोडियम वेपर लैंप बर्न्स विद येलो कलर, दिस इज ड्यू टू a low volume energy of sodium, b option its ability to absorb all colors except yellow, c option sublimation of sodium to give off yellow color, d option emission of excess energy absorbed by sodium atoms in the yellow region ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो आपने बताना है कि जो सोडियम वाष्प लैंप जो होते हैं पीले रंग के साथ जलते हैं, इनका क्या कारण है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीले रंग को उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का जो ऊर्ध्वपातन होता है, जिसके कारण से सोडियम वाष्प लैंप जो होते हैं पीले रंग के कारण पीले रंग से जलते हैं, यानी कि सब्लिमेशन ऑफ सोडियम टू गिव ऑफ येलो कलर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, स्लैग यह नाम किसे दिया जाता है? ए ऑप्शन गलित लोह, बी ऑप्शन है आपका गलित सैंड, सी ऑप्शन है गलित एल्यूमिना, डी ऑप्शन आपका गलित कैल्शियम सिलिकेट। हु इज गिवन द नेम स्लैग? ए ऑप्शन मोल्टन आयरन, बी ऑप्शन मोल्टन सैंड, सी ऑप्शन मोल्टन एल्यूमिना एंड डी ऑप्शन मोल्टन कैल्शियम सिलिकेट। स्लैग जो है यह नाम किसे दिया जाता है, आप लोगों ने बताना है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गलित कैल्शियम सिलिकेट को जो है स्लैग नाम दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मोल्टन कैल्शियम सिलिकेट आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लिसर्गिक एसिड डाइमेथिलाइट एक ड्रग है जिसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ए ऑप्शन स्टेरॉइड, बी ऑप्शन शामक, सी ऑप्शन दर्दनाशक और डी ऑप्शन आपका भ्रामक औषधि। लिसर्गिक एसिड डाइमेथिलाइट LSD is a drug which is used as A option steroids, B option sedative, C option painkiller, D option hallucinogenic drug। तो आपने बताना है जो लिसर्गिक एसिड डाइमेथिलाइट जो है एक ड्रग जो है उसका जो प्रयोग है वो किस रूप में किया जाता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भ्रामक औषधि के रूप में जो है LSD का यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। LSD जो है एक भ्रामक ड्रग है, ठीक है, जिसके सेवन से व्यक्ति को जो है सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगने लगता है और वह एक काल्पनिक लोक में चले जाता है, यानी कि इमेजिनरी सिचुएशन वो चले जाता है और उसको सब कुछ अच्छा लगता है, ठीक है ना। वो जो है उसके लिए जो है LSD का यूज
किया जाता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, समान संख्या में परमाणु वाले न्यूक्लियेट को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन समपरासारी, बी ऑप्शन समस्थानिक, सी ऑप्शन समायव, डी ऑप्शन समदाब या संभार। What is a nucleoid with the same number of atoms called? A option isotonic, B option isotopes, C option isomer और D option आपका इक्विलिब्रियम। तो आपने बताना है कि जो समान संख्या में परमाणु वाले न्यूक्लियेट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समस्थानिक उन्हें कहा जाता है, जिन्हें समान संख्या में परमाणु वाले न्यूक्लियेट जो होते हैं उन्हें समस्थानिक कहा जाता है, आइसोटोप्स उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। और आप लोगों ने अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर इस सेशन की आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको सेशन खत्म होने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल्स में देखने के लिए मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, असफाल्ट के बारे में कौन-सा कथन जो है वो गलत है? ए ऑप्शन यह अत्यधिक गाढ़ा पॉलीक्लिक खुशबूदार यौगिक का मिश्रण है। बी ऑप्शन यह कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील है। सी ऑप्शन सारा विश्लेषण असफाल्ट रसायन के बारे में बताता है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी सत्य हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट asphalt is false? A option it is a mixture of highly concentrated polycyclic aromatic compounds. B option it is soluble in carbon disulfide और सी ऑप्शन आपका सारा एनालिसिस टेल्स अबाउट एस्फाल्ट केमिस्ट्री। डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। तो आपने बताना है कि असफाल्ट जो होता है उसके बारे में इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जितने भी हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं ये तीनों के तीनों जो हैं सही हैं, इनमें से कोई गलत नहीं है। आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे, यानी कि ये तीनों के तीनों जो हैं वो हमारे सही हैं, यानी कि असफाल्ट जो है वो अत्यधिक गाढ़ा पॉलीक्लिक खुशबूदार यौगिक का मिश्रण है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाईली कंसंट्रेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। यह कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील होता है asphalt जो है, यानी कि इट इज सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। सी जो ऑप्शन है आपका asphalt के बारे में जो दिया गया है, सारा विश्लेषण जो है asphalt रसायन के बारे में बताता है, यानी कि सारा एनालिसिस टेल्स अबाउट asphalt केमिस्ट्री। ये जो है हमारे तीनों के तीनों कथन हमारे सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा asphalt के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फोटोक्रोमिक लेंस में निम्न परिसर में सबसे अधिक उपयोग किस प्रकार किया जाता है? ए ऑप्शन पोटेशियम डाइक्रोमेट, बी ऑप्शन सिल्वर क्लोराइड, सी ऑप्शन पोटेशियम फेरेट, डी ऑप्शन फेरिक क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फोटोक्रोमिक लेंसेज? ए ऑप्शन पोटेशियम डाइक्रोमेट, बी ऑप्शन सिल्वर क्लोराइड, सी ऑप्शन पोटेशियम फेरेट और डी ऑप्शन आपका फेरिक क्लोराइड। और आपका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो फोटोक्रोमिक लेंस में जो है निम्न परिसर में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है सिल्वर क्लोराइड, यानी कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? ए ऑप्शन वाष्प घनत्व, बी ऑप्शन सापेक्ष ताप, सी ऑप्शन परमाणु भार और डी ऑप्शन आपका अणु भार। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू? ए ऑप्शन वेपर डेंसिटी, बी ऑप्शन रिलेटिव टेम्परेचर, सी ऑप्शन एटॉमिक मास और डी ऑप्शन आपका मॉलिक्यूलर वेट। तो आपने अपना जो राइट आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए बताना है, यानी कि किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है आपके वाष्प घनत्व के, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए वेपर डेंसिटी आपका इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वह धातु पहचानिए जो निर्विषी प्रकार की है। ए ऑप्शन क्रोमियम, बी ऑप्शन स्वर्ण, सी ऑप्शन कैडमियम, डी ऑप्शन कोबाल्ट। आइडेंटिफाई द मेटल विच इज नॉन टॉक्सिक। ए ऑप्शन क्रोमियम, बी ऑप्शन गोल्ड, सी ऑप्शन कैडमियम एंड डी ऑप्शन इज कोबाल्ट। तो आपने बताना है वो जो उस मेटल का नाम जो है जो नॉन टॉक्सिक है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण, यानी कि जो गोल्ड है वो निर्विषी प्रकार का है, यानी कि गोल्ड जो है जो मेटल है वो नॉन टॉक्सिक आइडेंटिफाई हमने कर लिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी ऑप्शन मीथेन, सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन नाइट्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? ए ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी ऑप्शन मीथेन,
सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी ऑप्शन इज नाइट्रोजन। और ये जो क्वेश्चन है आपका ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, यानी कि ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, वो आप सभी चीज को देख के जाएंगे। यानी कि ग्रीन हाउस गैस जो टॉपिक है उसे आप बिल्कुल एकाग्र मन से उसको पढ़िएगा, उससे आपके जो क्वेश्चन है आने की संभावना बहुत ज्यादा है। यानी कि ग्रीन हाउस गैस आपने इनमें छाटनी है, वो कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि नाइट्रोजन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों के तीन जो है ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ए ऑप्शन आपका जीरोफाइटा, बी ऑप्शन है मेसोफाइटा, सी ऑप्शन है हेलोफाइटा और डी ऑप्शन आपका थैलोफाइटा। प्लांट्स दैट ग्रो इन हाईली सॉल्टी सॉइल आर कॉल्ड। ए ऑप्शन जीरोफाइटा, बी ऑप्शन मेसोफाइटा, सी ऑप्शन हेलोफाइटा एंड डी ऑप्शन इज थैलोफाइटा। तो आपने बताना है उन पौधों को क्या कहा जाता है जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी से उत्पन्न होते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेलोफाइटा उन पौधों को कहा जाता है जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं, उन्हें हेलोफाइटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण को किस क्रम में वर्गीकृत किया है? ए ऑप्शन मोनेरा, प्रोटिस्टा, क्यूबिक्ट्रिया, एनिमिलिया और प्लांटी। बी ऑप्शन मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमिलिया। सी ऑप्शन मोनेरा, प्रोटिस्टा, आर्किबैक्टीरिया, प्लांटी और कवक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। In what order did Whitaker classify the 5 kingdoms? A option Monera, Protista, Eubacteria, Animalia and Plantae. B option Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. C option Monera, Protista, आर्किबैक्टीरिया, प्लांटी एंड फंगी। डी ऑप्शन नॉन ऑफ दीज। तो आपने बताना है जो विटेकर था उन्होंने जो 5 जगत वर्गीकरण किया था उनमें से कौन सा वर्गीकरण इनमें से सही है आपने बताना है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया में जो है विटेकर ने जो है जीव जगत को जो है वो वर्गीकृत किया था। यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो विटेकर है उन्होंने इन 5 में जो है इनको वर्गीकृत किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कोशा झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या है? ए ऑप्शन प्रोटीन संश्लेषण, बी ऑप्शन लिपिड संश्लेषण, सी ऑप्शन कोशा के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? ए ऑप्शन प्रोटीन सिंथेसिस, बी ऑप्शन लिपिड सिंथेसिस, C option control of the movement of water and soluble substances in and out of the cell and D option is none of these। तो आपने बताना है जो कोसा झिल्ली होती है यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसका प्रमुख कार्य इसमें से क्या होता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोशा के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण जो करता है उसे क्या कहा जाता है? कोशा झिल्ली कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सेल मेम्ब्रेन जो है वो कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, जो है वो सेल मेम्ब्रेन हमारा कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है। ए ऑप्शन साइनोबैक्टीरिया, बी ऑप्शन प्रोटोजोआ, सी ऑप्शन विषाणु और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। एजोला इज ऑफन यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर बिकॉज इट इज अ सिम्बियोटिक ऑफ। ए ऑप्शन है आपका साइनोबैक्टीरिया, बी ऑप्शन प्रोटोजोआ, सी ऑप्शन वायरस एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो आपने बताना है जो एजोला जो होता है वो बहुधा जो है जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, साइनोबैक्टीरिया आपका राइट आंसर होगा, जिसके कारण से एजोला जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए साइनोबैक्टीरिया आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मूंगफली के टिक्का रोग का कारण कौन सा कवक है? ए ऑप्शन अल्टरनेरिया, बी ऑप्शन सिस्टोपस, सी ऑप्शन सर्कोस्पोरा एंड डी ऑप्शन हेलमिंथोस्पोरियम। Which fungus cause penile ticca disease? A option Alternaria, B option Cystopus, C option Sarcospora and D option is Helminthosporium। तो आपने बताना है कि जो मूंगफली में टिक्का रोग होता है यानी कि पीनट टिक्का डिजीज जो है इनमें से किस कवक के कारण से होती है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी,
सर्कोस्पोरा, यानी कि सर्कोस्पोरा के कारण जो है वो मूंगफली में टिक्का रोग होता है, यानी कि सर्कोस्पोरा के कारण पीनट टिक्का डिजीज जो है देखने के लिए मिलती है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लेग्यूमिनोसी कुल की जड़ों में पाए जाने वाली गांठों में उपस्थित वर्ण क्या कहलाता है? ए ऑप्शन बैक्टीरियोविरिडिन, बी ऑप्शन लैग हीमोग्लोबिन, सी ऑप्शन बैक्टीरियोक्लोरोफिल, डी ऑप्शन क्लोरोबियम क्लोरोफिल। व्हाट इज द पिगमेंट प्रेजेंट इन द नोडल्स फाउंड इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनोसी फैमिली कॉल्ड? ए ऑप्शन बैक्टीरियोविरिडिन, बी ऑप्शन लैग हीमोग्लोबिन, सी ऑप्शन बैक्टीरियोक्लोरोफिल और डी ऑप्शन क्लोरोबियम क्लोरोफिल। तो आपने बताना है लेग्यूमिनोसी कुल की जड़ों में पाई जाने वाली गांठों में उपस्थित वर्णक जो है वो क्या कहलाता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी लैग हीमोग्लोबिन। लैग हीमोग्लोबिन आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका लैग हीमोग्लोबिन राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? ए ऑप्शन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, बी ऑप्शन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, सी ऑप्शन यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम एंड डी ऑप्शन इज वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। which organization issues the red list for the endangered species? A option World Wide Fund for Nature, B option International Union for Conservation of Nature, C option United Nations Environment Program and D option is World Conservation Monitoring Center। तो आपने अपना राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है वो लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट को जो है वो जारी करता है। ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट को जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कौन सा मिलान इसमें से सही नहीं है आपने बताना है? ए ऑप्शन विद्युत चुंबकत्व फैराडे, बी ऑप्शन विरासत का सिद्धांत डार्विन, सी ऑप्शन जड़त्व का नियम न्यूटन एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। विच वन इज नॉट करेक्ट मैच? ए ऑप्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फैराडे, बी ऑप्शन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस डार्विन, सी ऑप्शन लॉज ऑफ इनर्शिया न्यूटन एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी विरासत का सिद्धांत जो है वो इसमें से सही सुमेलित नहीं है इसमें, यानी कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो डार्विन के द्वारा नहीं दिया गया है, यानी कि जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो जो है मेंडल के द्वारा दिया गया है, जबकि जो डार्विन ने जो सिद्धांत दिया था उसे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को डार्विन के द्वारा दिया गया था और थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि विरासत का सिद्धांत जो है वो मेंडल के द्वारा दिया गया था। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को क्या कहा जाता है आपने बताना है। ए ऑप्शन है भिन्न काल पक्वता, बी ऑप्शन है स्वनिषेच उभयलिंगता, सी ऑप्शन है विषम युग्मन, डी ऑप्शन एक संगमनी। इफ in a bisexual flower the carpel and the stamen mature at different times then this fact is called A option differential maturity, B option self infertile hermaphrodite, C option हेट्रोजिगस एंड डी ऑप्शन इज मोनोकंग्रुएंट। तो आपने बताना है कि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायंग जो है अलग अलग समय में अगर परिपक्व होंगे तो इस तथ्य को क्या कहा जाएगा, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भिन्न काल पक्वता उसे कहा जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन डिफरेंशियल मैच्योरिटी इसको नाम दिया जाएगा यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायंग अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पृथ्वी पर सभी जीव अपनी ऊर्जा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से प्राप्त करते हैं सिवाय, ए ऑप्शन है आपका सहजीवी बैक्टीरिया, बी ऑप्शन है आपका रोगजनक बैक्टीरिया, सी ऑप्शन है रसायन संश्लेषक जीवाणु, डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। ऑल लाइफ ऑन अर्थ derive its energy directly or indirectly for sun from sun except ए ऑप्शन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, बी ऑप्शन है आपका पैथोजेनिक बैक्टीरिया, सी ऑप्शन है आपका केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस। तो आपने बताना है जो पृथ्वी पर सभी जीव जो होते हैं अपनी ऊर्जा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से प्राप्त करते हैं सिवाय, यानी कि आपका जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रसायन संश्लेषक जीवाणु के अलावा जितने भी जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ऊर्जा जो है वो सूर्य से ग्रहण करते हैं सिवाय किसके, रसायन संश्लेषक जीवाणु यानी कि केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अलावा सभी जो
जीव हैं वो अपनी जो एनर्जी है वो पृथ्वी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन और जो क्वेश्चंस का लेवल है आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल नोटिफिकेशन को वो जरूर क्लिक कीजिएगा। अगर आप इस पूरे सेशन की पीडीएफ चाहते हैं तो वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स में, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने से आपको एक और फायदा होगा, जिससे आपको हर रोज शाम को क्विज देखने के लिए मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो अगर आप हर रोज शाम की क्विज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उस वजह से भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सो आई होप आप लोगों को आज का सेशन जो है बहुत पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू टिल नेक्स्ट वीडियो।